आज की इस वीडियो को देखने से पहले आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज यार ये मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले जाके इन दोनों वीडियोस को देख लो, फिर वापस आके ये वाली वीडियो देखना। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, ऊपर आई बटन पे भी मैं लिंक दे दूंगा। पहले जाके उन वीडियोस को देखो, फिर आके इस वीडियो को देखना, तभी तुम्हें आज की इस वीडियो से कुछ फायदा हो पाएगा। वरना तो तुम्हारा आज की इस वीडियो को देख के ज्यादातर टाइम वेस्ट ही होने वाला है। और तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल तो बिल्कुल भी नहीं खोला है। फोर्ड मोटर कंपनी में बदलाव की शुरुआत तो हो चुकी थी और इसका सबसे पहला स्टेप था एलन मुलेली का कंपनी को ज्वाइन करना, जिनको बिल फोर्ड ने कंपनी को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए चुना था। एलन मुलेली कंपनी को ज्वाइन करने से पहले एक चीज इंश्योर कर लेना चाहते थे और वो चीज थी फ्रीडम। बात कुछ ऐसी है कि हेनरी फोर्ड की जो फैमिली है वो कंपनी के मैनेजमेंट में काफी ज्यादा इंटरफेयर करती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हेनरी फोर्ड की तो कंपनी थी, अगर उनकी फैमिली मैनेजमेंट में इंटरफेयर कर रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि जो फोर्ड कंपनी है उसकी जो शेयर है वो दो टाइप में डिवाइडेड है, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए शेयर जनरल पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूटेड है पर उनकी जो वोटिंग पावर है वो काफ़ी कम है, और टाइप बी के जो शेयर है वो फैमिली मेंबर में डिस्ट्रीब्यूटेड है जिनकी वोटिंग पावर काफ़ी ज़्यादा है। और सारे टाइप बी के शेयर फैमिली मेंबर के पास है, तो फैमिली मेंबर का जो इन्फ्लुएंस उसके मैनेजमेंट में और बोर्ड में है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसी वजह से तो फोर्ड फैमिली के पास सिर्फ 2% शेयर होने के बावजूद भी उनके पास 40% से भी ज़्यादा वोटिंग राइट्स हैं। और इसी वजह से तो एलन मुलेली कंपनी ज्वाइन करने से पहले ये इंश्योर कर लेना चाहते थे कि उनको डिसीजन लेने की पूरी फ्रीडम हो। सितंबर 2006 में एलन मुलेली ने कंपनी को ज्वाइन किया। कंपनी को ज्वाइन करने के कुछ टाइम बाद ही उन्हें रियलाइज हो गया था कि कंपनी में कहीं कहीं खराबियां नहीं है, बल्कि अंदर से तो ये कंपनी पूरी की पूरी ही खराब है। फोर्ड से पहले एलन बोइंग में काम करते थे, जो कंपनी कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाती है। इस कंपनी में एलन ने 38 साल तक काम किया और एक लो लेवल से एक मैनेजरियल लेवल तक पहुंचे और कंपनी को 9/11 जैसे टफ टाइम में भी काफी अच्छी तरीके से मैनेज किया, जब कंपनी की सेल एकदम से काफी ज्यादा गिर गई थी। और इसी कारण से तो बिल फोर्ड ने एलन मुलेली को चुना फोर्ड कंपनी को बचाने के लिए। एलन की कंपनी में शुरुआती दिनों का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा किस्सा भी है। जब एलन को एक रिपोर्टर ने पूछ लिया कि सर आपको तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इससे पहले का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आप फोर्ड कंपनी को कैसे बचाएंगे? तब एलन ने जो जवाब दिया उसे बड़े ध्यान से सुनना। एलन ने कहा कि जो एक एवरेज गाड़ी होती है वो 30 से 40 हजार मूविंग पार्ट्स को जोड़कर बना दी जाती है, पर जो एक एवरेज एरोप्लेन होता है उसमें 3 से 4 मिलियन मूविंग पार्ट जुड़ते हैं, तब जाके एक एरोप्लेन बनता है। और इन सब के बावजूद भी अगर एक भी पार्ट मिसिंग हो गया तो पूरा का पूरा एरोप्लेन कोई काम का नहीं रहता, क्योंकि उस एरोप्लेन को 3-4 मिलियन मूविंग पार्ट्स के बावजूद हवा में उड़ना पड़ता है। तो अगर मैं वो कर सकता हूं तो ये तो मेरे लिए बहुत छोटी बात है। और अपने इस बात को उन्होंने अपने रिजल्ट से प्रूव भी किया। कंपनी को सुधारने की तरफ उनका सबसे पहला स्टेप था मैनेजमेंट को सुधारना। उन्होंने कंपनी में आने के बाद एक चीज ऑब्जर्व करी। उन्होंने देखा कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसका जो एनवायरनमेंट है वो काफी गंदा है। सारे मैनेजर आपस में मिलकर कंपनी को बचाने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वो अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। इसको सही करने के लिए एलन ने शुरू किया BPR, यानी कि बिजनेस प्लान रिव्यू। अब जो लोग बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या फिर मैनेजर बनना चाहते हैं वो लोग बड़े ध्यान से सुनना। BPR एक ऐसी मीटिंग होती थी जो वीकली होती थी और इसमें हर एक मैनेजर का आना कंपलसरी होता था और हर एक मैनेजर अपने डिपार्टमेंट की सारी इंफॉर्मेशन एलन मुलेली को देता था। इस BPR मीटिंग के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल थे। पहला, किसी भी मैनेजर की गलती पे, किसी नए आइडिया पे या लॉस पे जो कि उस मैनेजर के द्वारा हुआ है, कोई और मैनेजर मजाक नहीं उड़ाएगा और उस पे बाकी मैनेजर नहीं हंसेंगे। और दूसरा रूल था कि इस मीटिंग के दौरान कोई भी मैनेजर मोबाइल यूज नहीं करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी की इतनी बड़ी लेवल की मीटिंग में मोबाइल कौन यूज करता होगा, पर नहीं, ऐसा नहीं था। कंपनी के सबसे बड़े लोग कंपनी की सबसे बड़ी मीटिंग में मोबाइल यूज करते थे, ईमेल चेक करते थे और कुछ कुछ तो इतने गए गुजरे थे कि वो गेम भी खेलते थे। BPR मीटिंग को सबसे खास जो बनाता है वो है इसका स्ट्रक्चर। इस मीटिंग में हर एक चीज को 3 कलर में डिवाइड करा जाता है, रेड, येलो और ग्रीन। ग्रीन में वो चीजें आती हैं जो कि कंपनी के हिसाब से एज पर प्लान चल रही होती है, कंपनी ने जैसा सोचा होता है वो चीजें वैसे ही चल रही होती है। येलो में वो चीजें आती हैं जो कि प्लान से थोड़ा ऊपर नीचे चल रही होती हैं और अगर उनमें थोड़ा ध्यान दिया जाए तो वो चीजें सही हो जाएंगी। पर रेड में वो चीजें आती हैं जो कंपनी की एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही अलग हो रही होती हैं और उन पे इंस्टेंट एक्शन लेने की जरूरत होती है। ऐसा करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि मीटिंग में फालतू टाइम बर्बाद नहीं होता था और मेन चीजों पर ही फोकस रहता था। एलन का सबसे पहली BPR मीटिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा किस्सा भी है। जब एलन मीटिंग में पहुंचे तो उनको पता लगा कि कंपनी ने उस साल 17 बिलियन के लॉस होने की संभावना जताई है। तो उन्होंने सारे डिपार्टमेंट के मैनेजर से पूछ लिया कि भाई तुम्हारे डिपार्टमेंट में कमी कहाँ है या किसके डिपार्टमेंट में खामी है। और मजे की बात तो ये है कि सारे के सारे डिपार्टमेंट में से कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट का मैनेजर नहीं था
जो ये मानने को तैयार था कि उसके डिपार्टमेंट में कोई भी कमी है, बावजूद इसके कि उस कंपनी ने उस साल 17 बिलियन की लॉस की प्लानिंग कर रखी थी। मैनेजर्स के इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन एलन ने निकाला, जिसका नाम था साइकोलॉजिकल सेफ्टी। साइकोलॉजिकल सेफ्टी का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी कंपनी में किसी भी एम्प्लॉयज के दिमाग में ये डर नहीं होना चाहिए कि अगर उसने कोई नया आइडिया शेयर किया या फिर कोई नेगेटिव न्यूज़ दी या फिर कंपनी को उसकी सच्चाई बताई तो उसकी नौकरी पे कोई भी आंच आएगी या फिर उसको नौकरी से ही हाथ धोना पड़ेगा। एलन ने भी अपने मैनेजर्स के दिमाग में ये सेफ्टी को बैठाया या फिर इस बात को बैठाया कि अब से अगर वो कोई नया आइडिया शेयर करते हैं या फिर कंपनी को उसकी सच्चाई बताते हैं या फिर कोई नेगेटिव न्यूज़ भी शेयर करते हैं तो उनकी नौकरी को कुछ भी नहीं होने वाला है। और इसके बाद धीरे धीरे कंपनी का जो कल्चर है वो चेंज होने लग गया। एलन मुलैनी ने ऑब्जर्व किया कि जो फोर्ड कंपनी का जो फोकस है वो फोर्ड ब्रांड से कहीं हट सा गया है। फोर्ड के पास उसके खुद के ब्रांड के अलावा भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसे कि जैगवार, लैंड रोवर, वोल्वो। एलन ने इन सारे ब्रांड्स को धीरे धीरे करके बेचना शुरू कर दिया। इससे दो फायदे हुए, पहला कि फोर्ड ब्रांड में उनका फोकस दोबारा से आ गया और दूसरा थोड़ा बहुत कैपिटल भी कलेक्ट हो गया जिससे उनको इस टफ टाइम में थोड़ी मदद मिल सकी। फोर्ड की सेल्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाली ट्रक से आता था और बचा कुचा हिस्सा कारों से आता था। एलन मुलैनी ने इसको बदलने की सोची। एलन मुलैनी ने हर बजट रेंज में नई नई कारों को डेवलप करना शुरू कर दिया और शुरुआत में तो एलन मुलैनी हर रोज ऑफिस फोर्ड की नई नई कार से और अलग अलग कार से आया जाया करते थे ताकि वो कंज्यूमर के स्टैंड पॉइंट से सोच सके और अच्छा प्रोडक्ट डेवलप कर सके। एलन मुलैनी ने इंडस्ट्री के काफ़ी सारे एक्सपर्ट लोगों को कॉल करके पर्सनली पूछा भी कि उनको फोर्ड की गाड़ियों में क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनको बुरी लगती है। और एलन मुलैनी ने हर एक फीडबैक को काफ़ी वैल्यू किया और उसके बेस पे अपनी नई कारों को डिज़ाइन करना शुरू कर दिया ताकि जो नई कारें डेवलप होकर आए वो कंज्यूमर को और कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। फोर्ड कंपनी के पास प्रॉपर रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए कैपिटल अवेलेबल नहीं था तो फोर्ड कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा अमाउंट लोन लिया, $23 बिलियन का। और इस $23 बिलियन के उधार के लिए कंपनी ने अपना सब कुछ गिरवी रख दिया, यहाँ तक कि जो नीले कलर का जो फोर्ड का लोगो है कंपनी ने उसको भी गिरवी रखा था। और इसी अमाउंट की वजह से तो फोर्ड कंपनी 2007-8 के फाइनेंशियल क्राइसिस में भी जिंदा रह पाई। एलन ने ऑब्जर्व किया कि जो कंपनी के सप्लायर्स हैं, जो कंपनी को रॉ मटेरियल या पार्ट्स अवेलेबल कराते हैं, वो कंपनी से काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी है। ऐसा इसलिए कि कंपनी गलत प्रोडक्शन एस्टिमेट दिखा देती थी और जो सप्लायर थे इसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता था। इसके अलावा जो इन्वेस्टर हैं वो भी कंपनी से काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी थे क्योंकि जो कंपनी की परफॉर्मेंस थी वो कंसिस्टेंट नहीं थी जिसकी वजह से इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा जो कंपनी के खुद के एम्प्लॉयज़ थे वो भी काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी थे क्योंकि जॉब की अनसर्टेनिटी थी, कभी भी उनको जॉब से निकाल दिया जाता क्योंकि कभी भी कंपनी की डिमांड गिरने लग जाती थी। अब एलन का काम था इन सारे लोगों के भरोसे को जीतना। उन्होंने कंपनी के सारे डीलर्स और सप्लायर्स को एक जगह पे बुलाया और ये बताया कि फोर्ड कंपनी अब बदलने वाली है और कन्विंस किया कि इस बार फोर्ड कंपनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है। ये सब चीज़ें चली रही थी कि शुरुआत हो गई फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-8 की, जो कि सारी कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन गया था। रातों रात ऑटोमोबाइल की सेल धड़ाम से गिर गई थी और सारी कंपनीज लॉस में आ गई थी। अमेरिका की 3 सबसे बड़ी कंपनी फोर्ड मोटर, जनरल मोटर और क्राइसलर, इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि इनको मिलकर सरकार के पास जाना पड़ा मदद मांगने के लिए। पर फोर्ड तो पहले ही मार्केट से $23 बिलियन रेज कर चुका था तो इस बार फोर्ड को गवर्नमेंट से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ी, पर बाकी 2 कंपनीज ने गवर्नमेंट से मदद ली और इसी मूवमेंट का फायदा फोर्ड ने बड़ी ही चालाकी से उठाया। फोर्ड ने एक वेबसाइट लॉन्च करी जिसका नाम था द फोर्ड स्टोरी और वहां उसने अपनी पूरी स्टोरी शेयर की कि कैसे फोर्ड ने कंपनी को बदला और कैसे वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच पाया कि उसने बाकी 2 कंपनीज की तरह गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं ली और जनता के पैसे को अपनी कंपनी के भले के लिए यूज़ नहीं किया। और इस मूव का फोर्ड को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। फोर्ड को कुछ ही दिन बाद काफ़ी सारे मेल्स आने लग गए, काफ़ी सारे मैसेजेस आने लग गए कॉन्ग्रेचुलेशन के, और फोर्ड कंपनी को वो लोग थैंक्स बोल रहे थे कि फोर्ड कंपनी ने देश के पैसे को और जनता के पैसे को अपनी कंपनी के भले के लिए यूज़ नहीं किया। इन सब का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि 95% अमेरिकन पॉपुलेशन को ये पता चल चुका था कि जनरल मोटर और क्राइसलर कंपनी ने सरकार से मदद मांगी है और 52% अमेरिकन पॉपुलेशन को ये पता चल चुका था कि फोर्ड ने सरकार से मदद नहीं मांगी है और 48% पॉपुलेशन ने तो ये तक कह दिया था कि उनकी अगली गाड़ी फोर्ड की ही कोई गाड़ी होगी क्योंकि उनको फोर्ड कंपनी पर नाज है। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ 2009 में फोर्ड कंपनी दोबारा से प्रॉफिटेबल हो गई $2.8 बिलियन के प्रॉफिट के साथ। 2014 में एलन मुलैनी कंपनी को छोड़कर तो चले गए पर अपने पीछे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करके छोड़ गए जो अब खुद से कामयाब
हो सकता था। जो कल्चर एलन मुलेनी ने टॉप मैनेजमेंट में शुरू किया था वो अब धीरे धीरे मिडिल और लोअर लेवल में भी आ रहा था। बीपीआर हर लेवल पे होने शुरू हो गए थे और हर एक एम्प्लॉय के दिमाग में साइकोलॉजिकल सेफ्टी आ चुकी थी। इस केस स्टडी से आप क्या सीख सकते हैं ये बताने से पहले मैं आपको बस एक छोटी सी बात ये बताना चाहता हूँ कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर एलन मुलेनी ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी एक्सपर्ट होते या उनके साथ कोई ऐसा आदमी होता जो इस चीज़ में एक्सपर्ट होता तो शायद फोर्ड मोटर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होती। बिकॉज इंटरनली तो फोर्ड मोटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी और जो फोर्ड मोटर के प्रोडक्ट थे वो अभी भी उनके कॉम्पिटिटर के मुकाबले थोड़ा बहुत पीछे ही थे। और अगर लेसन्स की बात करूं तो यही कहूंगा कि अच्छे नंबर और अच्छे स्टैटिक्स के साथ साथ अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने में भी अपना फोकस रखिए। एक अच्छे कल्चर को बिल्ड कीजिए ताकि साइकोलॉजिकल सेफ्टी आ सके और इनोवेटिव आइडियाज आते रहे। और अगर आप फोर्ड की कमबैक स्टोरी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी आपको इस किताब से मैनेजमेंट के बहुत सारे लेसन सीखने को मिलेंगे। और अगर इस वीडियो का पहला पार्ट देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसी वीडियो का दूसरा पार्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। और ऐसी डिटेल वाली केस स्टडीज देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।